है सभी का लाइफ एंड एजुकेशन चैनल पे। और आज डिस्कशन ऑफ टॉपिक है पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी कि पुर्तगाल एक अग्रणी देश जो पूरे विश्व में अपना उपनिवेशवाद को फैलाया। किस तरीके से फैलाया, कब, ये पूरे हिस्ट्री को जानेंगे हम, पूरा मैप के साथ समझेंगे। तो आप मैप को थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पे पुर्तगाल एक छोटा सा देश किस तरीके से पूरे विश्व पे, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज, इंडिया, चाइना, एंड इफ इवन आपका जो इधर के जो देश है जापान, एंड आपका जो मकाओ जो देश है टाइमोर, ये सब देशों पे किस तरीके से अपना साम्राज्य को और उपनिवेशवाद को फैलाया था, इसके बारे में समझेंगे। जाने से पहले आपको एक प्रश्न का सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको एक चीज़ समझना है कि जो पुर्तगाली जो लोग थे, उनको उपनिवेश बाद में या उपनिवेश करने में इतना मज़ा क्यों आ रहा था। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो देश है ये अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित एक देश है। और अटलांटिक महासागर एक ऐसा जगह है जहाँ पे शिप्स यानी कि जहाज़ों को चलाने और नावों को खेवने में एक बहुत ही अच्छा जगह है, जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का वो सबसे ही अनुकूल है। अब यहाँ के जो लोग थे वो शिप बिल्डिंग को समझ गए थे, किस तरीके से जहाज़ों को बनाना है ये जान गए थे। और यही चीज़ उनको एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में आने और जाने का जो कम्युनिकेशन है उसको ईजी करता था। तब ये लोग सोचते थे कि हम किस तरीके से अपना उपनिवेशवाद यानी कि बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के जो लोग थे वो साहसी और परिश्रमी थे, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति में साहस और परिश्रम ना आ जाए वो कोई भी कार्य को सही से नहीं कर सकता है। अब एक चीज है कि यहाँ के जो व्यापारिक जो लोग थे वो क्या करते थे, वो कैसे थे। सबसे पहला चीज तो है कि वो वाणिज्य के क्षेत्र में शक्तिशाली थे। क्या थे, वाणिज्य के क्षेत्र में शक्तिशाली थे, लेकिन साथ साथ उनका जो सामंती जो दृष्टिकोण है, जो सामंतवादी दृष्टिकोण है, वो भी था उनके अंदर कि किस तरीके से और आगे बढ़ा जा सकता है, सामंतों की तरह किस तरीके से हमें बिहेव करना है, वो भी उनको आता था। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए कि ये इसके अलावा भी ये जो देश थे वो बहुत दिनों से धर्म युद्ध में क्या थे, लिप्त थे। अब इसके वजह से जब ये धर्म युद्ध में बहुत दिनों से लिप्त थे तो इनका जो मन था, या आप हम कहें कि इनका जो चेतना थी वो बहुत ही बड़ा थी। ये मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत ही सचेत हुआ करते थे। और एक चीज है कि जब ये अफ्रीकाई कंट्रीज के किनारे जब आना चाहते हैं तो एक चीज हमें देखना होगा कि इस्लामिक देशों में भी एक गहरी आस्था थी अपने इस्लामिक जो धर्म है उसके प्रति। लेकिन ये चाहते थे कि ये जहां भी जाएं इनका जो ईसाई का जो धर्म है वो और अच्छे तरीके से ये लोग फैला पाएं। अब देखिए, हमको एक चीज समझना है कि 15th सेंचुरी के आसपास जो इसका स्टार्टिंग है उसमें एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने एक नेतृत्व, उनके नेतृत्व में ये जो चीजें थी, एक देश से दूसरे देश में जाना ये आरंभ हो गया था। और वो चाहते थे कि उनका जो धर्म है, ईसाई धर्म है, वो और अच्छे तरीके से फूले और फले। एक चीज हमको ध्यान रखना है। अब हमको एक चीज और समझना होगा, अगले इसमें जाते हैं तो हमको ये चीज देखने को मिलता है कि जो ये एज है 1415, ये इस डेट को आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा से याद रखो कि 1415 में क्या हुआ था कि सबसे पहला सर्वप्रथम सीवेटा नाम का एक जगह था। कहाँ था, ये अफ्रीका में था। ठीक है,
अफ्रीका का एक उपकूल है सिवेटा, यहाँ पे सर्वप्रथम कब्जा कर लिया किसने? पुर्तगालियों ने। तो ये सिवेटा जब उनके हाथ में आ गया, तब उसके बाद इनको थोड़ा एक एडवांसमेंट मिली कि हाँ, हम एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर सकते हैं? चढ़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे जगह को अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? 1481 में पुर्तगाल से भेजे गए एक नौसैनिक अभियान ने पूर्ण सफलता प्राप्त करके पुएना, कौन सा जगह भैया? पुएना एक जगह था, उस उपकूल को अपने अधिकार में ले लिया। तो एक के बाद एक, पहले इनके हाथ में सिवेटा आता है, फिर इनके हाथ में पुएना आता है। तो एक चीज देखना है कि फिर आगे वाला एक डेट है 1486, याद रखना 1486 एक बहुत ही तगड़ा व्यक्ति का नाम है, जिनका नाम है बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियास। तो बार्थोलोम्यू डियास ये कहाँ पहुँचते हैं? केप ऑफ स्टॉर्म पर पहुँच जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छे नाविक थे। इनका नाम आप अच्छा से याद रखना कि केप ऑफ स्टॉर्म पर 1486 में कौन पहुंचा था? बार्थोलोम्यू डियास पहुंचे थे। ठीक, तो एक चीज़ आप याद रखना, आपका जो किताब है उसमें ये जो बार्थोलोम्यू डियास का जो स्पेलिंग है वो इरोर है। हम आपका किताब में MEO दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ओ कभी होगा, क्योंकि मैंने जितना भी बुक्स को स्टडी किया है या इवन इंटरनेट पे भी देखा है, तो MEW होता है या MEU होता है, ओ नहीं होता है। तो बार्थोलोम्यू डियास वो कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे केप ऑफ स्टॉर्म पर। तो इसको याद रखना है कि वो कहाँ पहुँचे हैं? केप ऑफ स्टॉर्म पर पहुँचे हैं। अब एक केप ऑफ स्टॉर्म कहाँ है? ये है आपका अफ्रीकाई देश में। ये आपको मैं मैप में भी समझाऊंगा। ये एक पिक्चर है बार्थोलोम्यू डियास का, आप इनका नाम मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक अग्रणी पुर्तगाली नाविक थे, जिनका नाम बहुत बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि बार्थोलोम्यू डियास सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? केप ऑफ स्टॉर्म के पास पहुँचे थे। तो ये एक सबसे पहली इनकी सफलता थी कि ये इतना दूर तक आ पाए थे। इससे पहले विश्व में कोई भी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था। अभी और भी बहुत सारे नाविक आएंगे, चेंजेस होंगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पर समझो, जाओ द्वितीय 1481 से 95 तक, जाओ द्वितीय ये पुर्तगाल के राजा थे। कौन थे? पुर्तगाल के राजा थे जाओ द्वितीय। कब से कब तक थे? 1481 से 95 तक। अब इन्होंने एक चीज़ कहा कि भैया तुम लोग तो चले गए अफ्रीका तक, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को जाना है भारत तक। कहाँ तक? भारत तक। और ये बोले कि बाबू तुम लोग क्या करो कि जैसे भी करके भारत तक का रास्ता खोज कर निकालो। वो बहुत ही उतावला थे कि नहीं, हमको तो भारत जाना है। क्यों? अब एक चीज़ समझो, क्योंकि ये जो लोग थे अफ्रीकाई देश में, जो मुस्लिम लोग थे, वो हमारे पास से मसाले लेकर जाते थे। और ये बात धीरे धीरे उनको पता चल गया था कि जो भी मसाला यूरोप खरीदता है वो अफ्रीकाई देश जो हैं या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये आता कहाँ से है? तो ये इंडिया से आता है। तो हमको एक चीज़ समझना है कि ये जो इसका जो जर्नी है उनको भारत पहुंचने तक के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो केप ऑफ स्टॉर्म करेगा। और केप ऑफ स्टॉर्म के थ्रू से ही इंडिया आया जाएगा। और इसीलिए केप ऑफ स्टॉर्म जो नाम था उसको बदल के उसका नाम उत्मासा अंतरिप रख दिया गया, यानी कि केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि उनको एक नया रास्ता मिला, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए वो लोग उतावला थे। उनको एक होप मिला, एक आशा मिली कि हाँ अब हम यहाँ से भारत जा सकते हैं। और इसीलिए केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदल कर केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। आगे देखते हैं। अभी जो 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल के आदेशानुसार वास्को डिगामा 4 बड़े और 3 छोटे जहाज लेकर समुद्री मार्ग से उत्मासा अंतरिक्ष से होकर 17 मई 1498
को हिंद महासागर में अवस्थित भारतवर्ष के मालाबार उपकूल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि बार्थोलोम्यू डियाज जो थे ये आपको केप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंचे थे। याद है, बताया था मैंने कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि बार्थोलोम्यू डियाज जो थे 1486 में केप ऑफ स्टॉर्म के पास पहुंचे थे। ये केप ऑफ स्टॉर्म का ही नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। ठीक, अब ये जो केप ऑफ गुड होप है, यहां से वास्को डिगामा किसके आदेशानुसार, मेनुएल कौन थे, ये राजा थे कहाँ के, पुर्तगाल के, उनके आदेशानुसार कहाँ आते हैं, वास्को डिगामा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, क्वेश्चन बार बार आता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। वास्को डिगामा कितने, उनके पास कितने जहाज थे, 4 तो बड़े और 3 कितने छोटे जहाज लेकर समुद्री मार्ग से उत्मासा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड से होकर अब वो भारत की ओर चले हैं। और ये 17 मई 1498 को कहाँ पहुँचे, कालीकट। कहाँ पे, कालीकट। इतना याद रखना है कि भारत के कौन से जगह पर पहुँचे हैं, कालीकट नाम की जगह पर वो पहुँचा है वास्को डिगामा। और कितने तारीख को, 17 मई 1498 को पहुँचे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है पूरे हमारे इतिहास के लिए, भारत के इतिहास के लिए भी, और ये जो उपनिवेशवाद का इतिहास है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डेट है। इसको आपको याद रखना है, वास्को डिगामा याद रखना है, 17 मई 1498 और कलिकट, ये इनको भूलना नहीं है। इसको आप जैसे भी याद करके रखो, आगे मजा आने वाला है। अब देखो, ये जो देश है आपको समझा रहा हूं, ये क्या है, यहाँ पे पुर्तगाल है, उससे सटा हुआ देश एक स्पेन है। तो पुर्तगाल कौन सा देश है, आप सोच के देखो कि इतना छोटा सा देश है पुर्तगाल यहाँ पे, और इसके किनारे में स्पेन है। ये इतना सा छोटा सा देश चींटी जैसा दिख रहा है मैप पे। ठीक, अब इनका साहस ही तो है ना कि इतना छोटा देश होके भी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे देश में साम्राज्य को उपनिवेशवाद को फैलाने जा रहे हैं। इतना याद रखो। अब ये यहाँ से निकले हैं ये अफ्रीकाई देशों पे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो एरिया है यहाँ पे। अब आप समझो कि इधर के जितने भी देश हैं ये सब मुस्लिम जो देश हैं, वो इस्लामी फेथ के जो लोग हैं वो रहते हैं। अब यही लोग पहले इधर से भारत आते थे, ठीक, भारत आते थे, और ये जो यूरोपियन जो लोग हैं उनके साथ मसालों का व्यापार किया करते थे। लेकिन ये बात ये यूरोपियाई लोगों को पता चल जाता है कि ये मसाला जो है वो तो इनके देश में नहीं उगता है, ये कहीं और उगता है, कहीं भारत में इसका उपज ज़्यादा होती है। अब ये लोग सोचते थे कि हमको जैसे भी करके भारत जाना है। कहाँ जाना है, भारत, हमारा प्यारा देश, सोने की चिड़िया भारत पर इनका नज़र पड़ जाता है। लेकिन उससे पहले ये इन अफ्रीकाई देश में आकर सिवेटा पर कब्जा करते हैं, फिर और छोटे मोटे और जगहों पर कब्जा करते हैं। ठीक, पुएना पर, जैसे मैंने बताया था, पुएना, सुएटा, ये सब जगहों पर ये कब्जा करते हैं। फिर ये पहुंच जाते हैं यहाँ पे केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्मासा अंतरिप पर। और जब ये उत्मासा अंतरिप पर पहुंचते हैं तो इनको एक होप मिल जाता है, लग जाता है कि अब ये यहाँ से भारत जा पाएंगे। फिर ये उत्मासा अंतरिप पर सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज आता है 1486 सन में। फिर ये धीरे धीरे यहाँ से लास्ट में वास्को डिगामा, मेनुएल के कहने के हिसाब से वो इस तरीके से आके पहले वो मोजाम्बिक, फिर मोम्बासा, और फिर यहाँ पर कलिकट नाम का जगह है, ये मालाबार एरिया कहलाता है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कलिकट, एक समुद्री एरिया है ये, और वहाँ पर सबसे पहले वास्को डिगामा पहुँचता है। तो वास्को डिगामा जब यहाँ पर पहुँचता है 17 मई 1498 में, तो उनको पता चल जाता है कि इंडियन लोग कैसे हैं। और जब भी कोई, हमको एक चीज़ पता है कि हम जो इंडियन लोग हैं वो अतिथि देवो भव मानते हैं। उनका बहुत बढ़िया से स्वागत किया गया, बहुत सारे चीज़ों को दिया गया, और उनको समझ में आ गया कि जो भारत देश है बहुत ही क्या है, धनी देश है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे।
अब ये जो पिक्चर है इसको भी आप देख लो, ये वास्को डिगामा का पिक्चर है। तो आपको याद रखना है कि वास्को डिगामा सबसे पहले इंडिया पहुंचा था। तो ये कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने इंडिया का खोज किया था, लेकिन ये बात गलत है। आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि जो इधर के जो इस्लामिस्ट जो फेथ के लोग थे वो सबसे पहले इंडिया पे तो अपना व्यापार कर ही रहे थे, तो इनको तो ये पता ही था। लेकिन तो फिर ये वास्को डिगामा आया तो क्यों ऐसा लिखा गया? इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो यूरोपियन कंट्री से, जो वेस्टर्न कंट्री से, जो पश्चिमी देश हैं, उनका लोगों पर प्रभाव। वो अपना प्रभुता बनाना चाहते हैं इस देश पे, पूरे विश्व पे, और इसीलिए लोग उनको मानते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति ज़्यादा है। ये सब भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनके वजह से बहुत सारे वर्क्स उनके नाम पे चला जाता है जो कि वो किए नहीं होते हैं। तो दुख के साथ आपको आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, वास्को डिगामा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमको समझना है कि 1500 ईस्वी में कब्राल के नेतृत्व में आधे हुए पुर्तगाली नाविक और व्यापारियों ने कोचीन में व्यापारिक कोठी स्थापित करके मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अब आप एक चीज़ सोचो, जो यहाँ इस एरियाज के जो मुस्लिम जो व्यापारी थे वो तो ऑलरेडी इंडिया में थे, उनका व्यापार चल रहा था। लेकिन तो जब ये पुर्तगाली लोग आए तो पहले ये मुस्लिम जो व्यापारी थे उनको भगाने का कोशिश किया, और सबसे पहले उन लोगों ने कब्राल जो जगह है उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और वहाँ पर अपना कोठी स्थापित कर लिया। फिर 1503 ईस्वी में बुल्कार्क के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बुल्कार्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने कोचीन में एक सामरिक कोठी स्थापित करने के लिए अपने राजा अर्मेनियन से अनुमति भी प्राप्त कर ली। अब इनका जो व्यापारी लोग थे वो बहुत ही चालाक थे, इनके पास पावर भी हुआ करता था। अब ये देखो, इतना अच्छा रिलेशन है इनका अपने राजा से कि वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और ये अनुमति भी प्राप्त कर लिए। कहाँ पर? अपना कोठी खोलने के लिए कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। तो ये सब डेट याद रखना है। कब्राल में 1500 ईस्वी में, उसके बाद आपका कोचीन में 1503 में अपना जो व्यापारिक जो जगह है उसको स्थापित कर ही लिया। फिर एक चीज़ आप याद रखो, फ्रांसिस्को अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा को कोचीन का वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अब एक चीज़ देखो, फ्रांसिस्को द अल्मीडा का याद रखना, सबसे पहले ये वायसराय थे किसका? पुर्तगाल का, जिनको कोचीन का क्या बनाया गया? वायसराय बनाया गया। ठीक। अब 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुसलमानों के आधिपत्य वाले मिस्र की 9 सैनिक जहाज़ों को ध्वंस कर डीयू पर अधिकार करके पश्चिम उपकूल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अब देखो भैया, इनका मन अभी भी नहीं भर रहा है। ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? पहले तो भैया इंडिया में आए, उसके सबसे पहले अफ्रीका में आए, फिर इंडिया में आए। अब देखो ये मिस्र वाला जो देश है उधर का, उस एरियाज में भी उनका जो नौसेना है वो कमाल कर रहा है। मिस्र के जो नौसेना है उसका जहाज़ों को ध्वंस कर रहे हैं और उस पर अधिकार जमा रहे हैं। ठीक। फिर 1521 ईस्वी का बात क्या है? देखो, 1521 ईस्वी से लेकर 1557 के कालावधि के दौरान पुर्तगालियों ने पश्चिमी गोलार्ध में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया था। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब आपको इतना तो ज्योग्राफी में हमको नहीं लगता है कि समझाना पड़ेगा। जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न वाला जो चीज़ है उस पर क्या किया है पुर्तगालियों ने? अपना प्रभुत्व बनाने के लिए या अपना व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जोर शोर से, जिसमें वे कुछ हद तक सफल भी हुए थे। ठीक है, अब भाई इतना जोर शोर से आप प्रयास करोगे तो सफल तो होना ही है। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय के शासनकाल 1521 ईस्वी से 1547 ईस्वी में फारस और स्पेन में पुर्तगालियों ने काफ़ी विरोध भी किया था। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब पहले मैं आपको मैप दिखाया था तो पुर्तगाल यहाँ, स्पेन यहाँ, ठीक, एक उसका सटा हुआ देश। अब यहाँ जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन तृतीय, जॉन क्या? थर्ड, ये क्या किए थे कि वो
अपने वेस्टर्न कंट्रीज को भी, जो पश्चिमी देश थे उनके ऊपर भी अधिकार जमाना चाहते थे। इनका क्योंकि पावर बढ़ रहा है, पैसा ज़्यादा हो रहा है इनके पास, तो इनको, इनका जो देश है वो मजबूत हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब ये मजबूत हो रहे हैं तो अपना जो नेबरिंग कंट्री से, आसपास के जो पड़ोसी कंट्री है, उसके ऊपर भी आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो इसके वजह से स्पेन के जो लोग थे, स्पेन में और कहाँ पे, फारस में, ठीक है, क्या हुआ कि उनके मतलब विरोध, उनके मतलब विरोध, उनके लिए विरोध किया गया कि मतलब क्या है कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना, जोन 3, जो तृतीया, ये ठीक नहीं कर रहे हो, हम आपका विरोध करते हैं, या मतलब पुरजोर से विरोध किया गया, उनका विपक्ष में खड़ा हुआ गया। ठीक, अब देखो एक चीज हमको यहाँ पर और थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि अब इन विरोधकारियों ने क्या किया कि इन विरोधकारियों का प्रतिरोध करने का पुर्तगाली राजा जॉन तृतीय ने ब्राजील उपकूल अंचल में उपनिवेश स्थापित करने का भी निर्णय लिया और इस कार्य में कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की थी। अब ये लोग तो विरोध कर रहे हैं, तो राजा मानेगा नहीं, अच्छा तुम हमारा विरोध करोगे, रुको हम बताते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि ब्राजील पर भी अपना कुछ आधिपत्य पुर्तगालियों ने बनाया। इस क्षेत्र में स्थापित किए गए कई उपनिवेशों को एक साथ मिलाकर उसे एक गवर्नर के अधीन दे दिया गया। अब क्या किया गया कि जो ब्राजील का जो एरिया था उस पे जब उन लोगों ने अपना उपनिवेशवाद बनाया तो वहां पे भी उन लोगों ने एक गवर्नर जनरल को भेज दिया था। थोड़ा देख लेते हैं इधर और भी। अब एक चीज समझो कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय उपकूल में अवस्थित वाहिया वर्तमान में साल्वाडोर की राजधानी थी। यह बात अवश्य है कि 1580 ईस्वी में स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय के शासन में पुर्तगाल जब स्पेन के अधिकार में चला गया था, तब पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्ध होगा यहाँ पे, गोलार्ध में पुर्तगालियों का उपनिवेश बसाने की कठिनाई अवश्य सामने आई थी। अब एक चीज समझना है कि 1580 ईस्वी में क्या भैया, जब 1580 ईस्वी आया तो 1580 ईस्वी में जो वाहिया नाम का जगह था, यानी कि वर्तमान में साल्वाडोर इसकी राजधानी थी, तो 1500 ईस्वी में स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय, कौन से भैया, फिलिप द्वितीय के शासनकाल में स्पेन का अधिकार में चला गया था। कौन सा किस में चला गया था भैया, जो ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल जो है ये स्पेन का साम्राज्य में चला गया था। अब ये लोग गुस्सा हुआ क्योंकि स्पेन भी एक अच्छा कंट्री था, इनके पास भी बहुत सारे शक्ति थे। अब ये गुस्सा रहा है, पुर्तगाल तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो अब ये स्पेन वालों ने पुर्तगाल पर अटैक कर दिया। अब क्या हुआ कि फिलिप द्वितीय ने पूरा पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि पुर्तगालियों को जब इनका देश कब्जा में किसी देश के अंदर चले जाएगा तब तो ये उपनिवेशवाद करने में तो कठिनाई होगी ही, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके पुर्तगाल अपना फिर से साम्राज्य बचाने में सफल हो गया। लेकिन अब इनका डमाडोल होने का समय आ चुका है। अब ये अपना उपनिवेशवाद में धीरे धीरे कमजोर होंगे। देखिए कैसे। इसी बीच पश्चिमी भारतीय उपकूल में अवस्थित गोवा, दमन और दीव को छोड़कर पूर्व के अन्य जगहों पर स्थित पुर्तगाली उपनिवेशों पर डच और फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। हिंद महासागर के क्षेत्र से पुर्तगालियों का व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे कम हो गया। अब देखो, सबसे पहला लड़ाई ना भैया, एक चीज याद रखना कि उपनिवेशवाद के कारण इंडियन ओशन में उन लोगों ने किया था। किसने? कभी स्पेन फ्रांस से लड़ता है, कभी पुर्तगाल जो है वो स्पेन से लड़ता है। तो इस तरीके से करके ये लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। कहाँ पे? इंडियन कॉन्टिनेंट पे, इंडिया के देशों में अपना प्रभुता और उपनिवेश को संभालने के लिए। और जिसका एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि पुर्तगाल का जो व्यापारी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होता गया। अब एक चीज समझो, 1640 ईस्वी में स्पेन से स्वाधीन होने के पश्चात, क्योंकि अब तो स्पेन तो पुर्तगाल को अपने अंडर ले लिया था, तो 1640 ईस्वी में पुर्तगाल किससे स्वाधीन होता है भैया? ये स्पेन से स्वाधीन लेता है। पूर्वी अंचल में अपने
खोए हुए व्यापारिक अधिकार को लौटा नहीं सका। अब देखो, जो इंडियन ओशन में जो इंडिया के जो कुछ एरियाज थे, जो जिसने उसने जो व्यापारिक अधिकार था जो जो खोया वो लौटा नहीं पाया। डचों ने मलाया पर अधिकार कर लिया, फिर भी पुर्तगाल अपना आधिपत्य बहुत दिनों तक कायम रखने में सक्षम था। तो अब कौन कौन आ गया देखो, पहले तो पुर्तगाली लोग आए थे, धीरे धीरे स्पेनिश लोग आ गए, ठीक, स्पेन के लोग आ गए, फ्रांस के लोग आ गए, फिर डच लोग आ गए। तो अब धीरे धीरे जो पुर्तगाल ने सबसे पहले क्या किया था, पुर्तगाल ने तो रास्ता खोज कर दिखाई दिया, पुर्तगाल ने रास्ता खोज कर दिखाया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो स्पेनिश लोग थे, उसके बाद आपके कौन है, स्पेनिश के बाद कौन है, थोड़ा बताइयो। तो स्पेनिश के बाद कौन है भैया, स्पेनिश के बाद आपका डच लोग थे, फ्रेंच लोग थे, फिर धीरे धीरे इंग्लैंड के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स आ गए। तो ये धीरे धीरे अपना आधिपत्य और कॉलोनियलिज्म इंडिया में बढ़ाने लगे। तो अब एक चीज देखो, अफ्रीका में अंगोला, मोजाम्बिक, केपर वर्डे, ठीक है, साउथरम, उसके बाद आदि को पूर्ण अधिकार कायम में रख सका था। यानी कि अब देखो, ये जो अंगोला नाम का देश है, मोजाम्बिक है, साओटिम है, उसके बाद कैपर वर्डे है, ये सब जो जगह है, या तिमोर, ठीक है, तिमोर ये, और मकाओ, ये जो है आपका क्या है, प्रशांत महासागर में है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। ये तिमोर जो है ये कहाँ है, ये आपका है जो ऑस्ट्रेलिया है इसके आसपास, ठीक है। और ये जो हमारा मकाओ है, ये चाइना को पहले मकाओ कहा जाता था। भारत के कुछ अंचलों पर जैसे कि गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का आधिपत्य कब तक था, 1950 तक कायम था। तो एक चीज़ समझना है कि फिर भी पुर्तगालियों ने बहुत सारा जगह खोया था, लेकिन बहुत सारे जगहों पे उनका आधिपत्य अभी भी था ही, इन सभी देशों पर था। और गोवा से तो ये लोग 1950 में गए, क्योंकि 1950 में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, इतना याद रखना है। कितना में, 1947 में। लेकिन इनके आधिपत्य में, पुर्तगालियों का आधिपत्य में दामन, गोवा और दमन दीव 1950s तक था। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा कोशिश की और फिर बहुत सारा ट्रीटी साइन हुआ, उसके बाद ये लोग हमारा देश को छोड़कर गए, ये गोवा वाला साइड को छोड़कर गए। तो यहाँ तक इनका उपनिवेशवाद फैला था, तो इसको याद रखना है। तो जो एक क्वेश्चन पूछा था मैं आपको, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, तो 1775 से 1783 में हुआ था। मैंने आपको लास्ट टाइम एक टेक्सुअल बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो बताया था, जिसमें आपको बताया था कि 1774 से 1783 तक हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और आपका किताब में लिखा है 1776 से लेके 1783 तक, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप समझ लो, 1776 कभी सही नहीं होगा, आपका किताब में बिल्कुल ही गलत लिखा है, तो उसको आप संभाल लो, उसको ठीक कर लो। जहाँ तक कि मेरा वीडियो का सवाल था कि मैंने 1774 बताया था, मैंने बहुत सारे बुक्स को देखे थे जिसमें 1774 लिखा गया है, और उसका रीज़न भी है 1774 लिखने का, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो विद्रोह है 1774 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो विद्रोह है वो 1775 में स्टार्ट हुआ था। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1775 से 83 तक हुआ था, और गूगल पे भी आपको 1775 ही ज़्यादातर मिलेगा। लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ने जाएंगे, और जब हिस्टोरियंस का जब ठीक से पढ़ेंगे कि कौन हिस्टोरियन ने क्या लिखा है, तो बहुत जगह आपको ये एज 1774 भी मिल जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन का आंसर था 1774 टू 1783 वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर, और सही भी है, क्योंकि इनका जो वॉर था ये 1774 में ही, स्टार्टिंग ऑफ 1774 में स्टार्ट हो गया था इनका प्लानिंग करना, उसके बाद एक दो जगहों पर कब्जा करना, या एक दो जगह से अपना हथियार को बंदोबस्त करना, ये 1774 में ही हो चुका था। लेकिन पूर्ण जो लड़ाई होती है, छिटपुट थोड़ी छोटी बहुत लड़ाई 1774 में भी हो गई थी, लेकिन तो ये जो 1775 का जो एज है, इसमें खुलकर जो लोग थे वो मतलब मैदान में उतर गए थे। इसीलिए हमको यही मान के चलना चाहिए कि 1775 से 1783 तक होगा। तो और भी आपको नेक्स्ट जो
टॉपिक है हम ये समझेंगे, क्योंकि अब आप लोग ये समझ गए हो कि पुर्तगाल का जो लड़ाई है या सॉरी उपनिवेशवाद है, इसको इसके अंतिम में कौन कौन आया? स्पेन आया, फ्रेंच आया, डच लोग आए। उसके बाद इंग्लैंड लोग के बारे में तो हम लोग पढ़ा नहीं, वो भी आएंगे। लेकिन तो डच लोग आए, स्पेन आए, फ्रेंच आए, तो इनका इस जो कॉलोनियलिज्म था वो कैसे था और किस तरीके से इन लोगों ने कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिला करे। और एक चीज़, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो कम से कम ग्रुप में आप लोग एक बार इस टॉपिक के ऊपर आप लोग लिखो और भेजो कि किसने देखा है और क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको आप लोग समझाओ। लास्ट टाइम ये जो क्वेश्चन है इसको आपके ही क्लास के मधु ने ये क्वेश्चन हमसे किया था कि सर आप जो आंसर दिए हैं इस आंसर में ये दिक्कत है, क्या ये 70-75 होगा? किताब में 70-76 है। तो एक बार किताब को भी पढ़ा करो, बढ़िया से किताब को पढ़ा करो, जब तुम लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर पाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।